हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं महेश राजगुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा एकेडमी पे। मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम इंडियन पॉलिटी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह सेशन रहने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करें। आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। चलिए, आप लोग को बताना है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए, या फिर किसके द्वारा करते हैं, चलिए आप लोग बताएंगे। देखिए, क्या वो मंत्रियों के द्वारा करते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा करते हैं, या फिर सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे कि सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा ही क्या करते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? अब चलिए आप लोग ये बताएंगे। ये जो भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ ना मेरे प्यारे साथियों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से उठाया गया प्रश्न है। चलिए आप लोग बताएं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। चलिए, क्या लोकसभा द्वारा लगाया जाता है, राज्यसभा द्वारा लगाया जाता है, संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप जो है ना, संसद के आप किसी भी सदन के द्वारा लगा सकते हो, ठीक है। संसद के कोई भी सदन जो होता है उसके द्वारा राष्ट्रपति पर आप महाभियोग का आरोप लगा सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? अगर आप भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है आपको, तो आपको कम से कम कितने दिन पूर्व आपको राष्ट्रपति जी को सूचना देना चाहिए, ठीक है। क्या 7 दिन पहले, 14 दिन पहले, 21 दिन पहले, या फिर 30 दिन पहले, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो मेरे प्यारे साथियों, कितना दिन पहले? 14 दिन पहले क्या होता है, आप राष्ट्रपति को बता दोगे, क्या बताओगे कि आपको क्या होना, महाभियोग आप चला सकते हो, ठीक है। कितना दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है? 14 दिन पहले, ठीक है। जिस दिन से आप महाभियोग लगाने के लिए सोच रहे हो, यानी ठीक है, तो उसके 14 दिन पहले आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले क्या करना होगा, राष्ट्रपति को सूचना देना होगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, संसद के कोई भी सदन, चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, कोई भी सदन आप क्या कर सकते हो, उन पे महाभियोग चला सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है? भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? चलिए, भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस देश से ली गई है? क्या जापान से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, इंग्लैंड से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रस्तावना जो है कहाँ से लिया गया है? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो देखिए, जापान से नहीं लिया गया है, ना जर्मनी से लिया गया है, ना इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? आपको बताना है लोकतंत्र जो है सरकार का एक बेहतर प्रारूप क्यों है। यह अधिक उत्तरदायी है, इनमें निर्णय लेने की विशिष्टता है, यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो देखिए, लोकतंत्र के बारे में आपको बताना है कि लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है। आखिर क्यों क्यों यह इसको बेहतर प्रारूप माना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, जो हमारे लोकतंत्र में अगर सरकार की मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है कि यह अधिक उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही है। इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता होती है, बिल्कुल सही है। यह मतभेद एवं संघर्ष की निपटारा करता है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 6 क्या है? दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है ना? दल बदल विरोधी कानून जो है क्या सुझाव देता है? आंतरिक मामले की विनियमन, उनका इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है, पार्टियों बदलने से रोकने के लिए संशोधित, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो आपको पता हो कि दल बदल विरोधी कानून जो है क्या सुझाव देता है? ये सुझाव देता है कि पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 क्या है? किसका कथन है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए एवं जनता द्वारा है? ठीक है, ये बहुत ही फेमस है ये कथन, तो आपको इसको याद कर रखना है। ठीक है, क्या J.S. मिल का ये कथन है, एडम स्मिथ का कथन है, अब्राहम लिंकन का है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे कि यह कथन किसका है? लोकतंत्र सरकार जनता की है, जनता के लिए है एवं जनता द्वारा है। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। बिल्कुल सही आंसर है अब्राहम लिंकन। क्या है? अब्राहम लिंकन का ये कथन है, जो कि बिहार में तो पूछे ही गए हैं ये प्रश्न, और जो भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं हर एक एग्जाम की मैं बात करूँ तो। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कौन सा धर्म अपना लिया था? चलिए आप लोग बताएंगे कि भीमराव अंबेडकर जो थे वो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कौन सा धर्म अपना लिया था? चलिए आप लोग बताएंगे। क्या जैन अपना लिए थे, पारसी अपना लिए थे, बौद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो भीमराव अंबेडकर अपने जीवन के अंतिम दिनों में, वर्षों में, वो बौद्ध धर्म को क्या कर लिए थे? अपना लिए थे। कौन से धर्म को अपना लिए थे मेरे प्यारे साथियों? तो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या है। तो प्रश्न नंबर 9 क्या है, पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 को। ठीक है, गांधी जी ने अपने किस समाचार पत्र में वोट के अधिकार पर अपनी राय दी थी? चलिए आप लोग बताएंगे कि गांधी जी ने अपने कौन से समाचार पत्रों में वोट के अधिकार पर अपनी राय दी थी? न्यू इंडिया, हरिजन, या फिर यंग इंडिया? चलिए, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, गांधी जी जो थे उन्होंने अपने यंग इंडिया में, ठीक है, किसमें? तो यंग इंडिया में वोट के अधिकार के बारे में उन्होंने राय दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 10, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? चलिए आप लोग बताएंगे कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? क्या राजेंद्र प्रसाद जी थे, B.R. अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? चलिए इसको आप लोग सही आंसर करेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर थे। कौन थे? B.R. अम्बेडकर, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? चलिए आप लोग बताएंगे कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? नहीं है। क्या संसदात्मक शासन नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, दोहरी नागरिकता नहीं है, या फिर लिखित संविधान नहीं है? क्या इसमें से नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे यहाँ संसदात्मक शासन भी है, मौलिक अधिकार भी है, उसके बाद लिखित संविधान भी है, लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है। ठीक है, दोहरी नागरिकता हमारे पास नहीं है, यानी कि हमारे संविधान में दोहरी नागरिकता का कोई जिक्र नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 क्या है? किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिक के लिए मतदान की उम्र 18 वर्ष कर दिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए, क्या वो 42वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, 74वां संविधान संशोधन द्वारा, 61वां संविधान संशोधन द्वारा? तो आप सभी को पता होगा कि 61वां संविधान संशोधन द्वारा ही हमारा जो 21 वर्ष के पहले वोटिंग करने का क्राइटेरिया था उसको 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, पहले कितना था? 21 ईयर्स था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? चलिए, क्या 9 अनुसूचियां हैं, क्या 10 अनुसूचियां हैं, 11 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं? देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं ये आपको बताना है। क्या है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, कितनी है अभी? तो 12।
ठीक है। लेकिन मूल अगर पूछे आपसे तो मूल कितने हो जाएंगे, मूल कितने थे 8, ठीक है। बाद में 4 जोड़े गए हैं, ठीक है, बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। मूल संविधान में पूछेगा तो आप 8 बताओगे, है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। क्या संघीय का जिक्र किया गया है उसमें, न्याय का जिक्र है, बंधुत्व का है, व्यक्ति की गरिमा, इसमें से क्या नहीं है संविधान की प्रस्तावना में, इनमें से क्या नहीं है। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो आपको पता होगा कि न्याय की भी बात किया गया है, बंधुत्व का भी है, व्यक्ति की गरिमा का भी जिक्र किया गया है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर ए है संघीय, इसका कहीं पे जिक्र नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्या है। वोट देने का अधिकार एक है, क्या है, क्या सामाजिक अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। चलिए आप लोग बताएंगे तो क्या है, एक प्रकार का ये संवैधानिक अधिकार है। कौन से आर्टिकल में बताया गया है, चलिए बताएंगे। तो आर्टिकल 326, ठीक है, क्या है ये 326 में है वोट देने का अधिकार, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएंगे आप लोग कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो चलिए बिल्कुल सही है कि 110 में बताया गया है, ठीक है, 110 में बताया गया है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या है। द्वैत शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी, ठीक है। द्वैत शासन जो थी, द्वैत शासन प्रणाली जो था वो राज्यों में लागू की गई थी 1919 अधिनियम के द्वारा, 1935 अधिनियम के द्वारा, 1909 अधिनियम के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है कि द्वैत शासन प्रणाली जो राज्यों में लागू किया गया था, कब किया गया था, 1919 अधिनियम के द्वारा, ठीक है। 1919 के अधिनियम के द्वारा ही हमारे राज्यों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है। चलिए आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा संशोधन है, ठीक है, जो क्या करता है, मंत्रियों की संख्या को सीमित करने का कार्य करता है। चलिए इसका आप लोग सही आंसर करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे क्या होगा। क्या 51वां संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन है, कौन है। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो देखिए मंत्रियों की संख्या को सीमित करने का जो कार्य करता है, कौन करता है, 51वां संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या है। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, कौन है। चलिए आप लोग बताएंगे कि भारत में जो मौलिक अधिकारों का संरक्षण है कौन है, क्या संविधान है, संसद है, कार्यपालिका है, या फिर न्यायपालिका है। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो आप सभी को पता होगा मेरे दोस्तों कि भारत में जो मौलिक अधिकारों की जो संरक्षक है कौन है, बताइए, न्यायपालिका। कौन है, न्यायपालिका, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। चलिए आप लोग बताएंगे कि भारतीय संसद की जो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है कौन करता है। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। क्या राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, या फिर उपराष्ट्रपति करते हैं, कौन करते हैं। तो आपको पता होगा कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो बुलाने का कार्य करता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का कार्य किया है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें।